नमस्कार सभी को। मेरे कथा सागर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं उपस्थित हूँ गौरव पंत सिवानी की कहानी मोहब्बत का प्रथम भाग लेकर। सुनिएगा। बड़ी ही देर कर दी साहब, मम्मी जी कई जगह फ़ोन करवा चुकी हैं। आया ने दरवाज़ा खोलते ही कहा। डॉक्टर वैदेही बर्वे बिना कुछ कहे अपनी बालिश्त भर की ऊंची एड़ियों को खटखटाती सीधे माँ के कमरे में चली गई। माँ के कमरे में 0 पावर का बल्ब जल रहा था। तेज रोशनी को उनकी मोतिया बिंदी आंखें सह नहीं पाती थी। दुग्ध धवल सैया में लगभग विलीन सी हो गई। क्षीण काया असहाय जननी को देख अब तक यत्न से रोका गया गहर उनके कंठ को ऐसी बुरी तरह अवरुद्ध कर गया कि चाहने पर भी वह नहीं कह पाई, मम्मी मैं आ गई हूँ। कौन, विदु? मम्मी ने ही पूछा। हाँ मम्मी, आज मुझे देर हो गई। तू जानती है विदु, तुझे आने में जब देर होती है तो मैं बेहद घबरा जाती हूँ। बीसियों उल्टी सीधी बातें सोचने लगती हूँ। कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, या कहीं किसी गुंडे ने तो कार नहीं रोक ली। कैसी बातें करती हो मम्मी? उसने पलंग पर बैठ बड़े दुलार से माँ का हाथ थाम लिया था। ठीक ही कह रही थी विदु, मैं तुझसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि एक अच्छा ड्राइवर रख ले। ऐसी रात बिरात अकेले जाना ठीक नहीं। बम्बई में ड्राइवर इतनी आसानी से नहीं मिलते मम्मी। पहले तो 800 से नीचे नहीं मिलेगा, और उस पर सब पीने वाले। ऐसा ज़माना आ गया है विदु। एक हमारा अनवर था, 25 साल में एक ही बार घर गया था। कहते ही दामिनी अचकचाकर चुप हो गई। 25 वर्षों में वह पहली बार अनवर क्यों घर गया था ये वैदेही भी जानती थी। और घर से लौटते ही वह हैजे की चपेट में आकर 2 ही घंटे में ऐसी सुदीर्घ छुट्टी लेकर चला गया कि कोई उससे कुछ पूछ भी नहीं पाया। कहाँ रखाया था उसे? किसी शहर की सुनी कोख में, या किसी कूड़ेदान या नदी नाले में? शायद लौटते ही पापा को उसने कुछ बताया हो, पर पापा ने ही किसी को कुछ पूछने का समय कहाँ दिया था। अनवर को दफनाकर लोग लौटे भी नहीं थे कि डॉक्टर बर्वे को उसी रोग की छूत लग गई थी। बेचारे 2 ही घंटे में तड़प कर चले गए थे। अपने अतीत को डॉक्टर वैदेही बर्वे विस्मृति के गहन गर्भ में दबा चुकी थी, किंतु आज एक ही पल में सब कुछ उलट पुलट गया। 50 वर्ष की प्रौढ़ा डॉक्टर वैदेही बर्वे एक बार फिर 25 वर्ष की पूर्व युवती वैदेही बन गई थी। वह एक एक दिन की स्मृति उसे पग पग पर पागल बना रही थी। जिस चेहरे को वह भूल चुकी थी, वह आज बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वे नीली आंखें, तीखी नाक, दमकता गौर ललाट, सुनहले बाल, तनिक सा ऊंचा उठा किनारे का दांत, ग्रीवा को सुघड़ मरोड़ में तिरक कर खिलखिलाने की उसकी सर्वथा मौलिक भंगिमा। इतने वर्षों में भी वह उसे भूल नहीं पाई है। ये उसे पहली बार लग रहा था। वह भूल ही गई कि उसे माँ को सूप पिलाना है, दवा देनी है, मोम जामे पर बिछी चादर का टुकड़ा बदलना है, जिसे माँ हर 20 मिनट में गीला कर देती हैं, और बदलने में जरा भी देर हुई तो अबोध बालिका सी बिलखने लगती हैं। वह उठ रही थी कि सिस्टर जोजेफ आ गई। आज मुझे कुछ देर हो गई, सॉरी डॉक्टर बर्वे, बस के लिए रुकना पड़ा। सिस्टर जोजेफ उसकी माँ की रात की नर्स थी और दिन की नर्स थी मिस्टर रोजमेरी। 2 नर्सें होने पर भी वह अपनी माँ की परिचर्या स्वयं करती थी। कोई बात नहीं सिस्टर, आज मुझे भी लौटने में देर हो गई। आप मम्मी को सूप पिला दीजिएगा, मैं थोड़ी देर में कपड़े बदल कर आती हूँ। अपने कमरे में पहुँच वह चुपचाप खिड़की के पास खड़ी हो गई। अंधेरे में डूबा समुद्र शांत क्लांत शिशु सा पड़ा था। न एक लहर, न नित्य की साय साय का गर्जन तर्जन। हाजी अली की मजार का जगमगाता गुंबद जैसे अधर में लटक रहा था। आसपास जगमगाती बुलंद इमारतों के बीच रंगीन जलती बुझती बत्तियों को वह न जाने कब तक देखती रही। और फिर बिना कपड़े बदले ही पलंग पर लेट उसने आंखें बंद कर ली। काश वह जोर जोर से रो पाती, किंतु कहाँ रो पा रही थी। कलेजा मरोड़ता रुलाई का गुबार कंठ तक पछाड़े खा कर फिर कंठ ही में लौट जा रहा था। ये क्या हो गया भगवान? अनजाने में हो गए उस अक्षम्य अपराध का ही ये विलंबित दंड दे रहे हो क्या प्रभु? एकाएक वर्षों पहले मुद गए उसके विस्मृत दग्ध यौवन के द्वार स्वयं ही खुल गए, और किसी
आदम कद दर्पण में उसका अतीत फिर उज्जवल हो उठा। जो जननी आज पंगु अवश होकर बिस्तर में घुल मिल गई है, क्या तब एक पल को भी उसके चरण द्वय धरा पर टिकते थे? आज कनाडा में सो है, कल फ्रांस में। उस अपूर्व नृत्यांगना जननी की दिग दिगंत व्यापी ख्याति ने उसकी इकलौती पुत्री वैदेही के व्यक्तित्व को बचपन में ही सिमटा सिकुड़ा दिया था। जब माँ का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली बन उठता है, तब संतान कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो, कुछ न कुछ अंश में अंतर्मुखी बन ही जाती है। वैदेही के साथ भी यही हुआ था। जब वह छोटी थी तब वैभव संपन्न ग्रह के समस्त सुख साधन करतल पर रहने पर भी वैदेही के नन्हे से हृदय का एक कक्ष सदा खाली ही रहता था और वह उसी में बैठी रहती। एक से एक दामी खिलौने थे, लेकिन खेलती किसके साथ? जिस नैनी ने बचपन से पाला था, उसका अनुशासन था अत्यंत कठोर। नहीं, उन बच्चों से नहीं खेलोगी, वहाँ नहीं जाओगी, धूल में नंगे पैर क्यों गई, फ्रॉक गंदा होगा, नहीं नहीं, पड़ोस में नहीं जाना होगा तुम्हें, वे लोग तुम्हें बिना उबला पानी पिलाएंगे, कहीं प्यास लगी हो तुमने पी लिया। इसी से जब भी एकांत में उसे अवसर मिलता, वह माली की लड़की कालिंदी के साथ उसके घर खेलने भाग जाती। अपने पास एक से एक आदम कद गुड़ियाँ थीं। जितनी बार मम्मी अपने नृत्य दल को लेकर जाती, उतनी ही बार उसके लिए गुड़िया आती। किंतु जो मज़ा कालिंदी के घर कच्ची मिट्टी के फर्श पर बैठकर खेलने में आता था, वह अपनी कोठी में कहाँ। कालिंदी की माँ अपने हाथ की बनी मोटी सी रोटी पर अचार की फाँक रखकर खाने को देती तो वह गस्सा अमृत सा लगता। उसकी मम्मी को इतना समय ही कहाँ कि उसे सामने बैठाकर ऐसे प्यार से खिलाती। एक तो वह घर पर रहती ही कितने दिन थी। जितने दिन रहती थी, उसके गुरु साजिंदे और गायकों की भीड़ उन्हें घेरे रहती। पूर्वाभ्यास में कभी सारा दिन बीत जाता। सज धज कर कितनी सुंदर लगती थी मम्मी। आज उन्हें देखकर कौन कह सकता है कि घंटों तक दर्शकों को अपने घुंघरुओं में बांध रखने वाली दामिनी बर्वे कभी सचमुच ही रंगमंच की दामिनी थी। विदेश में ही उनके किसी नृत्य प्रदर्शन पर मुग्ध होकर पापा उन्हें ब्याह लाए थे। उस वैज्ञानिक के शुष्क हृदय को दामिनी ने बांध कैसे लिया, ये वैदेही के लिए एक आश्चर्यजनक घटना थी। बहुत कम बोलने वाले गंभीर डॉक्टर मनोहर बर्वे का न तब कला से कोई लगाव था, न अब। महत्वाकांक्षिणी दामिनी की तीव्र इच्छा थी कि वैदेही भी उसी की भांति नृत्य प्रवीणा बन ख्याति प्राप्त करे। किंतु डॉक्टर बर्वे ने उसे साफ कह दिया था, देखो दामिनी, मैंने तुम्हें कभी नहीं टोका, पर तुम भी जानती हो कि वैदेही को नाच गाना सीखने में कोई रुचि नहीं है। तुम उसे ज़बरदस्ती ये सब सिखाओ, ये नहीं मैं होने दूंगा। वह पढ़ेगी और पढ़ाई में ही मन लगाएगी। यही हुआ था। वैदेही स्वदेश में शिक्षा पूरी करते ही लंदन चली गई। वहाँ स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ में प्राध्यापिका बन प्रचुर ख्याति प्राप्त कर स्वदेश लौटी। डॉक्टर बर्वे की इच्छा थी कि वह स्वदेश में ही उनके पास रहकर नौकरी करे। स्वदेश प्रत्यावर्तन के साथ साथ कुटिल ग्रहों की दृष्टि उसको ऐसे लील लेगी, उसने कभी सोचा भी नहीं था। पिता की आकस्मिक मृत्यु के कुछ ही महीनों बाद माँ को पक्षाघात ने पंगु बना दिया था। उधर विराट संपत्ति की वही एकमात्र उत्तराधिकारिणी थी। कई महीने तो उसे पिता का हिसाब समझने, चुकाने और संभालने में ही लग गए थे। नौकरी से उसने त्याग पत्र दे दिया। क्या करेगी नौकरी करके? कभी कभी उसके जी में आता सब कुछ बेच बाँच कर मम्मी को लेकर लंदन चली जाए, किंतु मम्मी को देखते ही उसका साहस चुक जाता। वह क्या अब उठने लायक भी रह गई थी? फिर एक दिन उसने अपना निश्चय ले लिया। जिस शहर से उसके जीवन की मधुरतम स्मृतियाँ लिपटी थी, जहाँ नियत ने उसे स्वर्ग सोपान के शिखर से धक्का देकर धराशाही किया था, वहाँ वह नहीं रहेगी। रत्नागिरी वाला पापा का विराट फार्म, सैंटी शहर की कोठी, दामी फर्नीचर, भारी भारी कालीन, गलीचे, सब कुछ बेच बाँच कर बम्बई चली गई और महानगरी के सीमांत स्थित उस अरण्य में उसने एक छोटे से फ्लैट में अपना बोरिया बिस्तर समेट अपनी नई कोठी की नींव डाली। भारतीय इतिहास की अपनी समग्र अभिज्ञता वैदेही बर्वे ने अपनी उस बुलंद आलमगीर इमारत में साकार कर दी थी। दूर से दिखने पर किसी मैटमैली मस्जिद सी लगती उस विचित्र इमारत के अंतरंग कलेवर में वैदेही बर्वे ने भारत भर में घूम घूम कर
अनूठे स्थापत्य के नगीने जड़कर रख दिए थे। उस सौंद की सहज रेखाओं में कहीं भी बारीक मीनाकारी न होने पर भी बड़े बड़े पत्थरों का सामंजस्य उसे एक दर्शनीय ठोस सजावट से सजा गया था। जाने कितने महीनों तक गयासुद्दीन के मकबरे के नक्शे की वह आंखों ही आंखों में उतारती रही थी। फिर हैदराबाद से विशेष रूप से चौगुने पारिश्रमिक का प्रलोभन देकर लाए गए कारीगरों ने उन भयावह रूप में भरी दीवारों पर सुराहीदार मीनारें स्थापित करने में अपनी असमर्थता प्रकट की। तब वैदेही उन्हें साथ उड़ाकर उस मौलिक इमारत को दिखा लाई थी। बाहर थी राख के रंग के सैंडस्टोन की प्रौढ़ कांति और भीतर ही दीवारों में अपने फारस की इनेमल्ड टाइल्स की आभा बिखेर दी थी। दिन रात खड़ी होकर वह पूरे 4 वर्षों तक उसके निर्माण में लगी रही। उसी असमय के खान पान रात्रि जागरण ने उसे अल्सर का तोहफा दे दिया था। दर्शनीय आवास बनकर तैयार हुआ तो गृह प्रवेश के पश्चात डॉक्टर वैदेही कभी पेट भर खाना नहीं खा पाई। केवल दूध और फल यही उनका आहार था। डॉक्टरों ने कहा अब उसे जीवन भर इसी आहार पर रहना होगा, किंतु उसकी क्षुधा ने उसे कभी परेशान नहीं किया। पर अब उसकी एक दूसरी क्षुधा उग्र हो उठी। उसने अपने अनुपम सौध को एक जगत सुप्रसिद्ध संग्रहालय के रूप में परिवर्तित करने की विचित्र क्षुधा। न जाने कहाँ कहाँ से ला लाकर चीज़ें बटोरती, फिर भी उसकी क्षुधा नहीं मिटती। 7वीं शताब्दियों की मूर्तियाँ, सौराष्ट्र के प्राचीन दुर्गों के भव्य भग्न द्वार, हड़प्पा की दुर्लभ मोहरें, मिथुन मूर्तियों की सज्जा में समरे सरोते, दुर्लभ नीली सिरेमिक्स के भग्न पात्र, ऐतिहासिक महत्व की मनकों की मालाएं, कंकड़, खिलौने, नगाजियाँ, उनके इस कोष को समृद्ध करने वाला भी एक व्यक्ति जुट गया था, जिसने न जाने कहाँ कहाँ से लाकर उस सनकी डॉक्टरनी को मुँह मांगे दामों पर चीज़ें बेचकर स्वयं अपना कोष समृद्ध कर लिया था। वह था चोर बाजार का इब्राहिम। जहाँ कुछ मिलता वह उसे फ़ोन करता, डॉक्टर साहब बेजोड़ मूरत लाया हूँ, ले आऊँ या आप आएंगी? मैं आ रही हूँ। वह गाड़ी भगाती फौरन चोर बाजार पहुँच जाती। इब्राहिम की उस छोटी सी दुकान में पुरानी चीज़ों को जांचने परखने में उसे बड़ा आनंद आता था। इब्राहिम, सच बताओ, किस मंदिर में डाका डाला है इस बार? वह हंसकर पूछती, क्योंकि उसकी अनुभवी पारखी आंखें जान जाती थीं कि उस मूर्ति में बरसों से धरा में दबे रहने के कोई चिन्ह नहीं थे। किसी मंदिर की स्थापित मूर्ति को पहचानने में भला कभी भूल कर सकती थी। फिर कौन नहीं जानता था इब्राहिम को। उसके बाप दादा के समय से चले आ रहे मूर्ति तस्करी के पेशे की घूंट तो उसने घुट्टी में पी थी। तौबा तौबा, हुजूर कैसी बातें करती हैं। मैं भला हिंदुओं के मंदिर को नापाक करने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? कसम खाकर कहता हूँ डॉक्टर साहब, इस बार गया गांव आप तो जानती ही हैं कि वहाँ हम लोग फारिग होने दिशा जंगल जाते हैं। खूनी पेचिश हो गई थी, मुझे पेट पकड़ कर तड़प रहा था। देखा पीपल के पेड़ के नीचे ये ठीकरा निकला पड़ा है। खोद कर निकाल कर देखा तो काले पत्थर की ये मूरत है। पर वैदेही समझ गई थी हिंदू मंदिर में पैर भले ही न रखे, इब्राहिम की निपुण अंगुलियां और कला मर्मज्ञ आंखें किसी भी सुरक्षित देवालय में पहुंच किसी भी दुर्लभ मूर्ति का चयन कर उसे तिड़ी कर सकती थी। मूर्ति तो दूर, चाहने पर वह अनुपम कौशल से मंदिर के जीते जागते पुजारी को भी जेब में डालकर पार कर सकता था। आज उसी इब्राहिम के फ़ोन ने बरसों दबी जिस मूर्ति को अचानक थमा दिया था, उसे चाहने पर भी क्या वह अपने संग्रहालय में ला सकती थी? सहसा नैराश्य के गहन अंधकार को चीर कर मालिनी मौसी जैसे उसके सम्मुख खड़ी होकर पूछने लगी, क्या हो गया बेबी? तब उसके नन्हे जीवन की कौन सी ऐसी समस्या थी जिसका समाधान उनके पास नहीं था, किंतु वह जैसे अचानक आ गई, आंधी की भांति उसके जीवन में आई थी और वैसे ही त्वरा से विलीन भी हो गई थी। उस बार वह स्कूल की अंतिम परीक्षा देकर आई तो देखा कि हमेशा की तरह मम्मी अपने सांस्कृतिक दल को लेकर विदेश गई हुई थी। नैनी ही उसे लेने स्टेशन आई थी। उसी ने कहा था, बेबी, आजकल तुम्हारी मम्मी की एक मित्र हमारे यहाँ आई हैं। उनके पति की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। तुम्हारी मम्मी ही उन्हें जाकर यहाँ ले आई हैं। कहाँ गई हैं? बेबी ने कहा, उनके पास रहकर ही
उन बेबी से कहना उनके पास रहकर जी बहलाती रहें। जब भी वह घर आती, पता नहीं मम्मी क्यों ना एक ऐसे अतिथि को उनकी स्वतंत्रता में खलल डालने अवश्य भेज देती। इस बार आनंद से अकेली छुट्टियां बिताएंगी तो वह टपक पड़ी। वह भी ऐसी डिस्परेट अतिथि, किंतु पहली बार उनसे मिली तो उनकी एक झलक ही मुग्ध कर गई। शांत झील सी बड़ी बड़ी आँखें, बेहद नाजुक देह, सांवले ताम्रपर्णी रंग की सुचिक्कन आभा और स्निग्ध हंसी। अरे तुम्हें कोई दूर से देखकर ही बता सकता है कि तुम डॉक्टर बर्वे की। शांत झील सी बड़ी बड़ी आंखें, बेहद नाजुक देह, सांवले ताम्रवर्णी रंग की सुचिक्कन आभा और स्निग्ध हंसी। अरे तुम्हें कोई दूर से ही देखकर बता सकता है कि तुम दामिनी की लड़की हो। वाह, कद भी माँ का पाया है। नैना, बेबी का पलंग मेरे ही कमरे में लगा देना। और फिर एक ही महीने में मालिनी की से ऐसी घुल मिल गई कि लगता था जन्म से ही उसे जानती है। कैसी सुघड़ भांज में साड़ी पहनती थी मालिनी मौसी, और कैसा जूड़ा बनाती थी, कैसा कुहू कुहू कर विराम अर्ध विराम लगाकर हंसती थी। कौन सा ऐसा विषय था जिसकी जानकारी उसे नहीं थी। मम्मी आई तो उन्होंने बताया, जीनियस है मालिनी, ऑक्सफोर्ड के लेडी मार्गरेट हॉल में रही हैं। न जाने क्या सूझी कि उस पायलट से शादी कर बैठी। स्कूल से लेकर कॉलेज तक वह मेरी अंतरंग सहेली रही है। सच्चे अर्थ में तेरी मौसी है बिदु। तेरे पापा से मैंने कहा था उसके लिए कोई नौकरी ढूंढ दे, और फिर मालिनी मौसी को नौकरी भी मिल गई। वह बार बार अलग रहने का प्रस्ताव रखती, पर मम्मी उन्हें डपट देती। देख तो रही हो मालू, इतनी बड़ी कोठी है, रहने के वाले हम दो, मैं और बिदू के पापा। मैं महीने में 15 दिन दौरे पर रहते, और मैं घर पर कहाँ रह पाती हूँ। बेबी हॉस्टल चली जाएगी, तू रहेगी तो उस घर के इन हरामखोर नौकरों को भी तेरा अंकुश ठीक रखेगा। 2 ही वर्षों में मालिनी मौसी ने दामिनी के अव्यवस्थित गृह की बागडोर संभाल ली। वैदेही छुट्टियों में घर आती तो देखती घर की पूरी देखभाल मौसी के जिम्मे है। पापा दौरे पर जाते तो वही सूटकेस में कपड़े लगाती, लौटते तो उनकी एक एक चीज़ को वही सहेजती। कभी कभी बड़ी रात तक उनके पेपर टाइप करती, उन्हें फलों का रस निकाल कर देती, उनकी विटामिन की गोलियां चुपचाप लाकर नाश्ते की मेज़ पर धर जाती। यहाँ तक कि किस पैंट के साथ पापा कौन सी शर्ट पहनेंगे यह भी जानती थी। उनकी इसी कार्यकुशलता ने उनके और दामिनी के बीच मनोमालिन्य की एक अवैध दीवार खड़ी कर दी है। ये किशोरी वैदेही भी समझ गई थी। इसी बीच मम्मी की अनुपस्थिति में मौसी की एक दिन नैनी से खटक गई और उन्होंने उसकी छुट्टी कर दी। मम्मी लौटी और जब सुना कि नैनी केरल लौट आई है, तब वह पापा पर बुरी तरह बरस पड़ी। नैनी उसके मायके की पुरानी नौकरानी थी। वैदेही को उसी ने पाल पोस कर बड़ा किया था। मैं जानती हूँ आपने किसके कहने पर यह किया है। आप जान गए थे कि मेरे लौटने पर नैनी मुझे सब कुछ बता देगी। दामिनी क्रोध से थर थर काँप रही थी। क्या बता देगी? पापा का चेहरा भी तमतमा उठा था। क्या वह भी? मुझे बताना पड़ेगा। मम्मी का तीखा स्वर बाहर गूंज रहा था। दूसरे ही दिन मालिनी मौसी बिना किसी से मिले तड़के ही सूटकेस लेकर निकल गई थी। शहर से दूर एक फ्लैट किराए पर लेकर वहाँ रहने लगी थी। वह भी कोई आकर दामिनी को बता गया था। फिर एक अफवाह थी ने उसे उद्भ्रांत कर दिया। डॉक्टर मनोहर बर्वे ने नदी तट पर उनके लिए एक दर्शनीय कोठी बनवा दी है और वह स्वयं वहाँ नियमित रूप से जाते रहते हैं। यह दो संवाद पाते ही केरल से दामिनी की माँ वहाँ आ गई थी और उन्होंने जामाता को सारी रात मलयालम में चीख चीख कर अपशब्द कहे थे। अच्छा ही था कि उन्हें अंग्रेजी आती थी न हिंदी। फिर भी भाषा कोई भी हो, उसमें प्रशंसा या निंदा की स्वर लिपि उस भाषा से अनभिज्ञ लोग भी समझ लेते हैं। घर के नौकर चाकर सब समझ गए थे कि साहब की सास उनकी जैसी आरती उतार रही हैं। इसी दिन से डॉक्टर बर्वे घर में रहने पर भी अपने परिवार से एकदम दूर हो गए। अब खाना भी अपने कमरे में ही खाते, केवल औपचारिक हाँ हूँ भर कर ऑफिस चले जाते। मालिनी बोली, 2 वर्षों तक अपनी उसी नई कोठी में रही। फिर अचानक एक दिन सुना उन्होंने कोठी बेच दी और नौकरी से त्याग पत्र देकर विदेश चली गई। उधर एक बहुचर्चित वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर बर्वे को प्रचुर ख्याति मिली। अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए और वह एक बार फिर
अपनी किसी गहन गवेषणा में डूब पत्नी पुत्री से बहुत दूर चले गए। उसी वर्ष वैदेही ने स्वदेश लौटकर अपनी नई नौकरी का कार्यभार संभाला था और उसी वर्ष डॉक्टर रॉबर्ट लीन वहाँ विजिटिंग प्रोफेसर होकर आए थे। भारतीय प्राचीन इतिहास के विशेषज्ञ डॉक्टर लीन की यह पहली भारत यात्रा थी। आते ही भारतीय चटपटे भोजन का अनभ्यस्त उनका विदेशी उदर पहला ही कौर खाकर विद्रोह कर बैठा। लगभग हैजे के से लक्षण देख उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया और उदार मेजबान बन वैदेही उन्हें अस्पताल से अपने घर ले आई थी। मेरे यहाँ चलें, हमारा बटलर विदेशी खाना बनाने में निपुण है, आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। अत्यंत संकोच एवं कृतज्ञता में डूबे डॉक्टर लीन वैदेही के पितृगृह में स्वास्थ्य लाभ करने चले आए थे। एक ही सप्ताह में वैदेही की परिचर्या दामिनी के एवं डॉक्टर मनोहर बर्वे के अनुग्रह ने डॉक्टर लीन को स्वस्थ कर दिया। आप लोग ना आते तो मेरा ना जाने क्या होता, उन्होंने कहा। अब आज्ञा दें, यूनिवर्सिटी ने मेरे खाने पीने का पूरा प्रबंध कर दिया है। नहीं नहीं, आप अब यहीं रहें, डॉक्टर मनोहर बर्वे ने निष्कपट आग्रह से कहा था। वह अतिथिशाला मैंने अपने विदेशी वैज्ञानिक मित्रों के लिए ही बनवाई है। टॉयलेट से लेकर किचन तक मैंने उनकी सुविधा का पूरा प्रबंध किया है। उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं हुआ, आपको भी नहीं होगा। कष्ट कैसा, ये तो महाराज का पैलेस है। पर नहीं नहीं, आप संकोच न करें, ये तो हमारे लिए और हमारी बेटी के लिए एक सुखद संयोग है। आपका भी विषय प्राचीन इतिहास है और हमारी विदु का भी, किंतु सुदर्शन ग्रीक देवता से युवा इतिहास प्रेमी का विषय कभी उनकी सुंदरी पुत्री के उसी विषय से एकाकार हो किसी अन्य जटिल इतिहास की सृष्टि कर सकता है। ये संभावना उस विरक्त वैज्ञानिक के शुष्क मस्तिष्क में नहीं आई। दोनों एक ही कार में यूनिवर्सिटी जाते, बड़ी देर तक साथ बैठकर नोट्स बनाते। उधर दामिनी को अपने नृत्याभ्यास से फुर्सत नहीं मिलती और वैज्ञानिक को अपनी गवेषणा से। एक एक कर 3 महीने बीत गए। प्रोफेसर ने के जाने के 3 महीने और शेष रहे। अब डॉक्टर लीन घर भर के लिए बॉबी बन गए थे। मेरी बड़ी इच्छा है एक बार जाने से पहले सोमनाथ का मंदिर देख आऊं, एक दिन बॉबी ने नाश्ते की मेज पर कहा। तो जाओ ना, चाहो तो मेरी कार ले जा सकते हो। मैं 10 दिन के लिए बंगलौर जा रहा हूँ। वेरावल यहाँ से 200 मील ही तो है। मैं तुम्हारे ठहरने घूमने का सब प्रबंध कर दूंगा। वैदेही ने आश्चर्य से पापा को देखा था। जब वह जानेंगे कि बॉबी उसे भी साथ ले जाना चाहता है, तब क्या वह इसी उत्साह से अनुमति दे पाएंगे। पापा को वह जानती थी, कितने ही प्रगतिवादी क्यों न हो, जहाँ दामिनी ऐसी बातों में आवश्यकता से अधिक उदार थी, वहीं पापा ने अपने अनुशासन की डोर इधर कुछ और कड़ी कर दी थी। रात को जरा देर तक बैठकर भी वह रॉबर्ट के साथ नोट्स बनाती तो पापा स्वयं वहीं पर कुर्सी डाल कोई पुस्तक खोल बैठ जाते। वैदेही जान जाती कि पापा पढ़ नहीं रहे हैं, काक दृष्टि से उन्हीं दोनों को देख रहे हैं। कभी कभी उसे बेहद झुंझलाहट होती। छी छी, क्या सोचता होगा बॉबी, हम भारतीयों का ओछा मन क्या इतना ही संकीर्ण होता है। पर वह ये भी जानती थी कि पापा ऐसे थे नहीं। मालिनी मौसी के अप्रीतिकर प्रसंग के बाद पापा एकदम बदल गए थे। पहले वह इतने अनुदार नहीं थे। शायद स्वयं मनुष्य के अतीत का दौर्बल्य ही उसे अपनी संतान के प्रति ऐसा शंकालु बना देता है। वह सोच ही रही थी कि कैसे पापा को पटाकर बॉबी के साथ अपनी ऐतिहासिक यात्रा की अनुमति मांगे कि विधाता ने स्वयं समस्या का समाधान कर दिया। डॉक्टर बर्वे को जापान विश्वविद्यालय ने वहाँ भाषण देने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें एकाएक अपना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर जापान जाना पड़ा। दामिनी से अनुमति लेने की आवश्यकता ही कहाँ थी और इसी प्रकार प्रारब्ध उस सांसारिक कुटिलताओं से अनभिज्ञ निष्पाप भोली वैदेही को सोमनाथ की ओर खींच ले गया। रॉबर्ट ने वेरावल का समुद्र देखा तो बोरा गया। सच कहता हूँ विदु, मैंने संसार के समग्र सिंधु देखे पर ऐसा शांत सुंदर समुद्र तट कभी नहीं देखा। दूर दूर तक विराट दर्पण से जलधि तट पर प्रतिबिंबित हो रही पल पल गिरगिट सा रंग बदलती गुलाबी ऊदा नीला आकाश, लंगर डाले खड़े जहाज़ों के हवा में लहरा उठे मस्तूल और रसभीनी समुद्री बयार। जब सोमनाथ के ऐतिहासिक देवालय में दोनों पहुँचे तब दिन ढल चुका था। भारी भारी लौह श्रृंखलाओं को पकड़ अंधेरे गूढ़ मंडप में पहुँच
निरंतर बकर बकर करने वाला रॉबर्ट लीन सहसा अपनी वाचालता खो बैठा। एक मदिर कस्तूरी धूम्र रेखा दोनों धीरे धीरे दोनों को लपेट गई। जन शून्य मंदिर में वे दोनों अकेले थे। कैसी अद्भुत सुगंध है विदु, रॉबर्ट ने कहा। लगता है यहीं कहीं कस्तूरी मृगदल बांधे घूम रहे हैं। आज मेरी बरसों की इच्छा पूरी हुई। आवेश में आकर उसने वैदेही का हाथ कसकर पकड़ लिया। गुलाबी चंदेरी साड़ी अचल माथे पर डाल दोनों हाथ जोड़े वैदेही एकटक उस भव्य शिवलिंग को देख रही थी। रॉबर्ट का एक शब्द भी उसके कानों में नहीं पड़ रहा था। बड़े से सुवर्ण दीपदान में जल रहे घृत दीप की कांपती दीप शिखा रह रहकर उसके शांत गौर मुखमंडल पर प्रकाश का घेरा डाल रही थी। सुन रही हो विदु, रॉबर्ट ने उसे हाथ पकड़कर झकझोर दिया। कितना कुछ पढ़ा था इस मंदिर के बारे में कि बिना किसी आधार के ये रहस्यमय शिवलिंग अधर में त्रिशंकु सा लटका रहता था। न नीचे कोई आधार, न ऊपर कोई अवलंब। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद समग्र आत्माएं यहीं एकत्र होती हैं और स्वयं शिव उन्हें कर्मानुसार नई देह देते हैं। नित्य गंगा जल से इन्हें नहलाया जाता था और 10,000 ग्राम इनकी सेवा में सदा तत्पर रहते थे। तब ये काला शिवलिंग जगमगाते हीरा जड़ित झाड़ फानूसों में कैसा भव्य लगता होगा विदु। तब इसके पास 200 मन की एक सोने की जंजीर धरी रहती थी। संध्या का प्रौढ़ मालिन्य मंदिर को धीरे धीरे अंधकार में डुबो रहा था। उसी के साथ साथ वैदेही भी किसी रहस्यमय लोक में डूबती चली जा रही थी। बॉबी का चेहरा सहसा उसके कान से सट गया। सुनहली लट का स्पर्श पाकर वह थर थर काँप उठी। टू द वेस्ट हेल विल आई गो, सो बट दाई ग्रेस बी with me, with love's mad longing, and that I might climb there whence there is no return। मैं जघन्य नर्क में भी जाने को तत्पर हूँ, पर तेरा अनुग्रह मुझ पर बना रहे। मैं अपने प्रेमोन्मत्त चित्त को लेकर मैं उस शिखर पर चढ़ना चाहता हूँ जहाँ से कोई वापस नहीं आता। बॉबी फुसफुसाकर उसके कान में मुंह सटाकर मधुर स्वर में आवृत्ति कर रहा था। तब सचमुच वह क्या उसे हाथ पकड़कर धीरे धीरे उसी लोक में लिए जा रहा था जहाँ से लौटने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता था। और फिर उसी क्षण वह उन्मत्त प्रणयी ने उसे बाहों में भर लिया था। कैसा आश्चर्य था कि उस दिन एक भी दर्शनार्थी वहाँ नहीं आया। कहाँ गया पुजारी? क्यों किसी भक्त ने उस भीम घंटे को घनन घनन कर बजा दोनों को नहीं चौंका दिया? क्या उस कुटिल एकांत में स्वयं नियति का षड्यंत्र निहित था? बड़ी रात हो गई विदु, चलो अब चलें। मैं चुपचाप पड़ी रही, दोनों पैरों को सुनीता उसे सहसा विह्वल कर उठी। क्या हो गया था उसे? क्यों आंखें नहीं खोल पा रही थी वह? उठो विदु, शायद कोई आ रहा है। रुको, मैं उठाता हूँ, कहे रॉबर्ट ने ही उसे टप से उठाकर बिठा दिया। फिर भी उसकी गर्दन किसी घोर नशाग्रस्त शराबी की भांति इधर उधर ढुलकी जा रही थी। शिव की दैवी उपस्थिति में उसके दुस्साहसी विदेशी प्रेमी ने शिव का जपार्जन न कर उसकी स्तुति की थी। उसे बाहों में बार बार चूमा था। इसी से क्या प्रचंड प्रकट प्रगल्भ परेश अप्रसन्न हो गए थे। वह क्यों नहीं रोक पाई उसे? जिस मंदिर के शिवलिंग को 1 सहस्त्र ब्राह्मण नित्य गंगा जल से अब सिंचित करते थे, उसी देव द्वार पर 500 नृत्यांगनाएं नृत्यगान से उन्हें जगाती थीं। जिसे महबूब गजनबी ने लोलुप खूनी पंजे से बचाने के लिए 50,000 हिंदुओं ने प्राणों की आहुति दी थी, आज हिंदू होकर भी उस अभागिनी ने उस पवित्र देवस्थली को अपवित्र किया। आधी रात ही बीत गई थी क्या? चोरों की भांति प्रणयी का हाथ पकड़कर मैं मंदिर से निकली तो पैर थर थर काँप रहे थे। बॉबी उसका गला काँप रहा था। मेरा जी न जाने क्यों बहुत घबरा रहा है। रॉबर्ट ने उसे अपने से सटाकर उसका माथा चूम लिया। सिल्ली, उसने कहा, और उसकी बड़ी बड़ी काजल सी स्निग्ध आँखों में अपनी नीली आँखें डाल दी। नहीं, अभी नहीं लौटेंगे। आज रात भर हम समुद्र तट पर हनीमून मनाएंगे। घर जाते ही तुम मुझसे फिर दूर हो जाओगी। ये एकांत प्रकृति की ये उदार मेजबानी क्या घर जाने पर हमें मिल पाएगी? एक क्षण को शंकित होकर वैदेही ने उसकी ओर देखा तो क्या ये इस क्षणिक एकांत के सुअवसर का फायदा ही उठा रहा था? एक प्रश्न उसके जिह्वाग्र पर आकर उसके संकोची कंठ में डूब गया। बॉबी, क्या तुम इस क्षणिक सुखद एकांत को कभी स्थायी नहीं बनाना चाहते?
किंतु उसके प्रेमी के चिंता विहीन चित्त को क्या कोई ग्लानि या लोभ की भावना त्रस्त कर रही थी। वह तो हृदय का उल्लास जैसे रोक नहीं पा रहा था। सीटी बजाता वह उसे बार बार अपने शरीर से सटाता, कभी चलते चलते अपने अतृप्त अधर उसके माथे पर रख रहा था, कभी नत ग्रीवा पर। चलते चलते वैदेही को अति प्राकृतिक अनुभव हुआ। साथ चल रहे प्रेमी का उल्लास सत सत विद्युत तरंगे बन उसके शरीर में प्रविष्ट हो गया। रात जितनी गहरी लग रही थी उतनी शायद थी नहीं। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। सहसा नक्षत्र खचित व्योम में कहीं उल्कापात हुआ। उसे लगा आसपास खड़े वृक्ष, झाड़ी झुरमुट, पथ पगडंडियां सब एक एक कर तीव्रता से भागते अदृश्य होते जा रहे हैं, जैसे वह हवा के वेग से भागती किसी रेलगाड़ी में बैठी है और किसी महाशून्य के गर्त में वह रेलगाड़ी उन दोनों के लिए डूबती जा रही है। अपने को इतना असहाय, इतना नगण्य उसने कभी अनुभव नहीं किया। उसे लगा कि वह अपना संपूर्ण अस्तित्व सहसा खो बैठी। मंदिर देखकर चौथे दिन लौटने वाली वैदेही जब पूरे हफ्ते भर बाद लौटी तब रॉबर्ट मार्ग में ही उतर गया था। वह अकेली ही ड्राइव कर घर आई थी। क्या मेरे साथ नहीं चलोगे बॉबी? उसने पूछा भी था, यद्यपि वह जान गई थी कि वह डैडी के भय से ही उसके साथ घर नहीं जा रहा है। नहीं, कुछ सकपकाकर रॉबर्ट ने कहा था, देख तो रही हो क्या हालत हो गई है कपड़ों की। मैं नहीं चाहता तुम्हारे घर के गलीचे कालीन इस धूल में गंदे हों। नहा धोकर आऊँगा। आज की बुद्धि होती तो उसी दिन सचेत हो जाती कि जो कायर प्रेमी उसके पिता के क्रोध के भय से उसे अकेली ही घर भेज स्वयं आधे रास्ते में गाड़ी से उतर गया था, वह उसके जीवन में किसी भी मोड़ पर उसे ऐसे ही अकेली छोड़कर उतर सकता था। किंतु उस उद्दाम अविवेकी यौवन में तब क्या आज के प्रौढ़ नारित्व का विवेक कभी हो सकता था? घर पहुंची तो वही हुआ जिसका उसे डर था। पापा दौरे से लौट चुके थे और मम्मी फिर अपने किसी सांस्कृतिक दल को लेकर विदेश चली गई थी। वह पापा से मिलने गई तो वह अपने स्टडी में बैठे कुछ लिख रहे थे। हेलो पापा, उसने बड़े उत्साह से कहा, पर जलते तप्त तवे पर जैसे उसकी उक्ति जल बिंदु सी छनकर सहसा विलीन हो गई। डॉक्टर मनोहर बर्वे ने एक बार आंख उठाकर देखा और उनकी ये अग्निगर्भा दृष्टि पुत्र को वहीं पर भस्म कर गई। न उन्होंने कुछ कहा, न कोई कैफियत ही मांगी। सिर झुकाकर फिर लिखने लगे। विदु समझ गई कि पापा उससे बेहद नाराज हैं। रात को खाने की मेज पर भी वह उससे एक शब्द नहीं बोले। वह चुप रही। मन ही मन उसे बॉबी पर बेहद गुस्सा आ रहा था। वह होता तो पापा शिष्टावश अपनी इस मनहूस चुप्पी को तो ऐसे न सहमाते। वह होता तो पापा शिष्टावश अपनी इस मनहूस चुप्पी से तो उसे ऐसे न सहमाते। इस अवांछित मौन से तो वह उसे नौकरों के सामने ही 100 जूते मार लेते, तब भी वह दंड इस कठिन दंड से हल्का ही होता। बीच बीच में खाते खाते पापा उसे ऐसी तीक्ष्ण दृष्टि से देख रहे थे, पसीना पसीना होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि उसके भीतर छिपी उसके प्रणय प्रसंग की पूरी फिल्म को ही बाहर निकाल पापा अपनी आंखों में छिपे किसी अदृश्य प्रोजेक्टर से देखते जा रहे हैं। रात भर वह सो नहीं पाई थी। सुबह उठते ही नहा धोकर मैं चुपचाप घर से निकली तो डॉक्टर बर्वे सो रहे थे। मैं आज दृढ़ संकल्प करके ही निकली थी कि बॉबी को अपने साथ लेकर ही लौटेगी। बाहर ही बॉबी का छोकरा बैरा लक्ष्मण मिल गया। साहब तो अभी सो रहा है, जगा दूं? नहीं, मैं थोड़ी देर में आऊँगी। जग जाए तो बता देना मैं आई थी। घंटे भर तक लाइब्रेरी के बरामदे में ही बेंच पर बैठी रही। इतनी सुबह लाइब्रेरी खुलती ही कहाँ थी। लौटी तो बॉबी का द्वार बंद था और कहीं कोई नहीं था। ऐसे ही निर्जन परिवेश की उसे कामना थी। उसने एक बार घंटी बजाई, दूसरी बार, तीसरी बार उसने झुंझलाकर जोर से मुदे कपाट भड़बड़ाए तो भीतर से अलस स्वर आया, कौन? मैं हूँ विदु, द्वार खोलो। द्वार खुला और नींद से अलसाई आंखों को मलता बॉबी आश्चर्य से उसकी ओर देखता रहा, फिर हाथ पकड़कर भीतर खींच ले गया। आज भी वैदेही के हृदय में उसकी वह कदर्प सी छवि किसी धुंधले पड़ गए चित्र सी उसी अंदाज में संचित थी। दामिनी ने उसे केसरिया बनारसी रेशम का ढीला कुर्ता सिलवाकर उसके जन्म दिन पर दिया था। उत्कल की चटक लुंगी से निकले उसके लक्का कबूतर से उजले दोनों पैर कैसे दमक रहे थे। नीली आंखों में सहसा फिर वही प्रणयोन्माद छलक उठा। बड़े अधिकार से वैदेही को अपने पलंग पर लिटाकर वह बड़े लाड़ से उसके क्लांत चेहरे पर झुक गया। इतनी सुबह सुबह कैसे आ गई? जानती हो, अभी अभी मैं तुम्हें ही सपने में देख रहा था। तुम्हारी उसी गुलाबी साड़ी का आंचल
मेरी मुट्ठी में था। ओह डार्लिंग माय लव, बस करो बॉबी। मैं एक रूखे झटके से अपने को बॉबी के आलिंगन से बिलक कर कुर्सी पर बैठ गई। रात भर जगी थी आंखों के नीचे रात्रि जागरण के स्पष्ट हस्ताक्षर शाह घेरे बनकर उभर आए थे। जानते हो पापा बेहद नाराज हैं, मुझसे एक शब्द भी नहीं बोले। बॉबी कल तुम्हें मेरे साथ उनके पास जाना चाहिए था, आखिर तुम ही तो मुझे अपने साथ ले गए थे। तो क्या मैंने तुम्हें उनके पास सही सलामत नहीं पहुंचा दिया? वह बड़ी धृष्टता से मुस्कराया और फिर उछलकर उसे बाहों में भर पलंग पर खींच लाया। देखो बॉबी, ये मजाक मुझे पसंद नहीं है। मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मेरा पापा से कहना ठीक नहीं है, तुम्हें ही कहना होगा। क्या कहना होगा? पतली सी नासिका में दुष्टता की अनेक सुघड़ सिलवटें पड़ गईं। तो ये था गौरा पंत शिवानी की कहानी मोहब्बत का प्रथम भाग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और शीघ्र ही मैं उपस्थित होती हूँ मोहब्बत का दूसरा भाग लेकर। सुनिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का सादर बहुत बहुत धन्यवाद।